हाँ जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th ज्योग्राफी की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 11th ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की सीरीज को। ये जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज है, एक स्पेशल सीरीज है जिसमें हम क्लास 11th की हिस्ट्री और क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और ये जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज है, इस सीरीज में हम क्या करते हैं, हम आपकी एनसीईआरटी के कंटेंट को, आपकी एनसीईआरटी की बुक्स के कंटेंट को ईजी लैंग्वेज में आपके साथ शेयर करते हैं। अब ये ईजी लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? देखिए, जब आप 10th से 11th में पहुंचे तो आपने देखा होगा कि मुझे ज्योग्राफी लेनी है, मुझे पोल साइंस लेनी है। उस वक्त तो कुछ और था। यहाँ पे आपने जब बुक्स को सेल्फ स्टडी करने की कोशिश की तो आपको लगा कि भाई सब कुछ ऐसा नहीं है जैसा पहले था, काफ़ी कुछ हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए गए और उन चीज़ों को, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक्स है तो ये पूरी कंट्री के लिए है। यही बुक्स तमिलनाडु के लिए, यही बुक्स उड़ीसा के लिए, यही बुक्स दिल्ली के लिए, यही बुक्स जे&के के लिए। ओके, अब उनको हमें कनेक्ट करना अपने आसपास की चीज़ों से, आसपास के एग्जाम्पल से, तब हमें वो कंसेप्ट समझ में आएंगे। तो हम इस सीरीज़ में एक तो लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करें ताकि आप इन चीज़ों को ठीक से समझ पाएँ, क्योंकि नॉलेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नोइंग द थिंग इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है? अंडरस्टैंडिंग, समझना, कंसेप्ट को क्लियर करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करते हैं, जब हम पूरी लाइफ के लिए सीखने की बात करते हैं, तब हमें चीज़ों को समझना होगा। समझी हुई चीज़ें हैं वो आसान हो जाती है, ईजी हो जाती है, हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है। फिर जब इंटरेस्ट डेवलप हो गया, इट मीन्स दैट कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। ओके, तो हम इजी लैंग्वेज में इन कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और कुछ आसपास की चीज़ों से कनेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे ताकि कंसेप्ट से आप खुद को जोड़ पाएँ। ओके, आज हम क्या करेंगे? आज का हमारा चैप्टर रहेगा, सेकंड चैप्टर है क्लास 11th ज्योग्राफी की हमारी फर्स्ट बुक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का। सेकंड चैप्टर है हमारा द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? देखिए, मोटे तौर पे अगर बात करें तो हम पृथ्वी की बात करने वाले हैं। इसमें हम चांद की बात करेंगे, सितारों की बात करेंगे। अभी जो चंद्रयान पहुंचा है, जहां चंदा मामा दूर के, वो चंदा मामा हमारे पास के हो गए हैं, तो उस चंद्रमा को हम समझेंगे। हम सितारों की बात करेंगे। बचपन में जब कभी आप छत पे जाते थे तो आपने टिमटिमाते हुए सितारों को देखा होगा। ओके, आपने टिम करते तारों को लेकर के कई सारी नज़्म, कविताएं वो भी पढ़ी होगी जब आप नर्सरी केजी, एलकेजी, यूकेजी में रहे होंगे। आपने उन तारों को गिनने की भी कोशिश की होगी, उन स्टार्स को काउंट करने की कोशिश की होगी, लेकिन काउंट नहीं कर पाए होंगे। कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि कोई स्टार है वो टूट करके गिर रहा था, नीचे की तरफ आता हुआ आपको दिखाई दिया होगा और आपने आंखें बंद करके कोई विश मांगी होगी। आज हम उन्हीं स्टार्स की थोड़ी सी और ज़्यादा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि वो तारे बने कैसे हैं। हम बात करेंगे इसमें चंदा मामा की भी, जिसको लेकर के भी कई सारी कहानियाँ, स्टोरी आपने सुनी होगी। आपने दादू से पूछा होगा तो आपके दादू ने या आपकी दामा ने आपको बताया होगा कि वहाँ पे एक बुढ़िया चरखा काट रही है। ओके, अगर आप हिस्ट्री पोल साइंस के स्टूडेंट्स हो तो चंदा मामा पे बुढ़िया चरखा ही काट रही है। लेकिन अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हो तो हम थोड़ी और कहानी को आगे बढ़ाएंगे कि चंद्रमा बना कैसा और उसका स्ट्रक्चर कैसा, वो पूरी ज्योग्राफी में हम पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी पर क्या हुआ, पृथ्वी कैसे बनी, उस पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, लाइफ कैसे एग्जिस्ट की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस एपिसोड की, इस वीडियो की। और सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि इस कंटेंट में क्या कुछ रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के बात करेंगे, जैसा कि इस चैप्टर का टाइटल हमें सजेस्ट करा है। ठीक, उसके बाद हम समझेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के इसने कहा, उसने कहा, सब ने कहा। बहुत सारे ऐसे ज्योग्राफर हैं जिन्होंने अलग अलग कंसेप्ट दिए, अलग अलग थ्योरीज दिए। तो उन थ्योरीज में हम पढ़ेंगे कुछ शुरुआती सिद्धांत के बारे में, प्रारंभिक सिद्धांत के बारे में, हम पढ़ेंगे आधुनिक सिद्धांत के बारे में। हम बात करेंगे बिग बैंग सिद्धांत की। बिग बैंग, बहुत बड़ा विस्फोट, महाविस्फोट, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे तारों की उत्पत्ति कैसे हुई, स्टार, ये तारे कैसे बने, ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारा सौरमंडल कैसे बना, या सौरमंडल में कौन कौन आता है इस फैमिली में, वो हम देखेंगे। चंद्रमा का डेवलपमेंट कैसा हुआ, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये हम देखेंगे। पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल हुई बहुत बाद में जा कर के, वो कैसे पॉसिबल हुई, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके,
यानी चैप्टर अगर आप एनसीईआरटी से देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई काफ़ी डिफ़िकल्ट है, कुछ अलग ही चीज़ें दे रखी, हम यहाँ से करेंगे तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इस चैप्टर का, इस वीडियो के बाद आपको ये लगेगा कि सब कुछ हमें समझ में आ गया। लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति की। जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी हमारे सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का एक मेंबर है। ओके, और इसके बारे में उत्पत्ति कैसे हुई एग्जैक्ट हम कैसे कहें, क्योंकि हमारी खुद की अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो उससे बहुत पहले, लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी बन चुकी थी। लेकिन हर कंसेप्ट के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होते हैं, रिसर्च किए गए, तो वहाँ से बातें निकल के आई कि हमारी जो पृथ्वी बनी है ना, वैसे ही हमारे बाकी जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं वो एवोल्यूट हुए, उनका ओरिजिन भी उसी तरीके से रहा है, सेम ही स्ट्रक्चर से बने हैं। बस उनका अगर हम कहें इन्वायरमेंट अलग है। इन्वायरमेंट अलग क्यों है? क्योंकि वो सौर मंडल में जो मेन हेड है, मुखिया है हमारे सौर मंडल के, जो सरपंच है, उससे वो दूर हैं, कोई पास हैं। जो दूर पास है तो इन्वायरमेंट चेंज हो गया। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर का पढ़ना है, समझने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के अगर हम बात करें तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारी थ्योरीज है। सबसे पहले हम शुरुआती सिद्धांत की बात करते हैं कि शुरुआती सिद्धांत मतलब कि शुरुआत में क्या कुछ कहा गया था। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग जो ज्योग्राफर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, उन्होंने अलग अलग थ्योरीज को दिया है। ठीक, कंसेप्ट कोई भी चीज़ होती है उसको लेकर के अलग अलग थ्योरीज होती है, ये कॉमन सी बात है। ठीक, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है। क्लियर? तो इसमें से सबसे शुरुआती में से जो एक लोकप्रिय समझते हो ना, जिसको मतलब अच्छा खासा सपोर्ट मिला था, वो इमैनुअल कांट ने दिया था। ओके, कौन थे ये जर्मनी के ज्योग्राफर थे, जर्मनी के फिलोसफर थे, जर्मनी के साइंटिस्ट कह लीजिए। ओके, तो इन्होंने सबसे पहला थ्योरी दी थी। उसके बाद 1796 में जो मैथमेटिशियन लाप्लेस हैं, उन्होंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था। ओके, हम शुरुआती सिद्धांत की बात करते हैं तो सबसे पहला जो लोकप्रिय सिद्धांत था दैट वाज गिवन बाय इमैनुअल कांट ने दिया था। और 1796 में लाप्लेस ने, जो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था। और वो थ्योरी कौन सी थी? वो थी नेबुलर हाइपोथेसिस, यानी कि निहारिका सिद्धांत। कौन सा था? निहारिका सिद्धांत। अब इसमें देखिए कि इस परिकल्पना में उन्होंने क्या बताया। उन्होंने बताया कि जो पूरे की पूरा जो सौरमंडल है, ठीक, वो सौरमंडल कैसे बना? वो सौरमंडल बना एक नेबुला से। ओके, और इसीलिए इसको नेबुलर थ्योरी का नाम दिया गया कि इस सिद्धांत के अनुसार, इस परिकल्पना के अनुसार क्या कहा गया कि ग्रहों का जो निर्माण हुआ है वो धीमी गति से घूमते हुए जो पदार्थों के बने जो बादल हैं उससे हुआ है। ओके, यानी कि इसमें डिटेल में आपको डेप्थ में नहीं जाना है कि शुरुआती जब सिद्धांत की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा आ जाएगा निहारिका सिद्धांत, कि ये सिद्धांत है वो सबसे पहले इमैनुअल कांट ने दिया था। उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत बदलाव लाप्लेस ने किया था और इस सिद्धांत को हम निहारिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और कहा जाता है कि नेबुला जो है वो पूरी की पूरी जो हमारी सौरमंडल है, पूरा जो सौरमंडल है, उसकी उत्पत्ति का कारण है। इसीलिए इसको नेबुलर हाइपोथेसिस कहा जाता है कि शुरुआत में गैस के बने हुए, हल्की जो गैस जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, धूलकण और जलवाष्प के बने हुए बादल थे। ठीक, और उन्हीं बादलों के सिकुड़ने से, उसके बाद ये सिकुड़ने से कुछ समय के बाद जब तापमान कम हुआ, बादल सिकुड़े, तो ये ठोस में परिवर्तित हो गए और उससे हमारे सौरमंडल में, जैसे चाहे वो ग्रह हों चाहे वो स्टार हों, इस टाइप से उनकी उत्पत्ति हुई है। ऐसा कहता है निहारिका सिद्धांत। आपके एनसीईआरटी की बुक में भी डिटेल में नहीं गया है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आपको पता होना चाहिए कि ये इमैनुअल कांट ने दिया था सबसे पहले इस सिद्धांत को। ओके, लाप्लेस ने इसमें थोड़ा सा बदलाव किया था और ये सिद्धांत ये कहता है कि सौरमंडल की उत्पत्ति है वो बादलों से हुई है। ठीक, और बादल किस चीज़ के थे? उसमें 4 चीज़ें थी। ओके, गैसेस थी, उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, 2 गैसेस थी। इसके अलावा धूल के कण थे। ओके, इसके अलावा जलवाष्प थी। ठीक, और उससे मतलब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। हालांकि इसको लेकर के भी कुछ जो विद्वान हैं वो कह रहे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उसमें मतलब जलवाष्प की उत्पत्ति उस वक्त हुई नहीं थी, उसमें धूल के कण या गैसेस थे। तो वो एक अलग हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन है, तो वो वहाँ पर भी हमें नहीं जाना है। हमें ये बताना है कि इन्होंने क्या कहा था। 3 बंधुओं ने ये कहा था कि शुरुआत में गैसों के बादल पाए जाते थे और उन्हीं बादलों के तापमान कम होने और सिकुड़ने के कारण वो ठोस में परिवर्तित हो गए, उससे हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह बने हैं। ठीक, उसके बाद ये शुरुआती सिद्धांत था। इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क लगने शुरू हो गए कि नहीं, ऐसा
नहीं हुआ। तो उसके बाद कुछ और सिद्धांत या थ्योरीज आए 1900 में। चैम्बरलेन और मोल्टन जो हैं उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील मतलब घूमता हुआ तारा है, वो सूर्य के नज़दीक से गुजरा और इसके कारण क्या हुआ कि तारे के जो तारा था उसका आकार बड़ा था और उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो सूर्य के सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ बाहर निकल कर अलग हो गया। और ये जो बाहर अलग हो गया, इससे क्या हुआ कि जैसे जैसे ये तारा दूर गया तो वो जो पदार्थ था, वो मटेरियल था, वो बाहर आ गया, बिल्कुल उससे टूट करके अलग हो गया और उसके बाद सूर्य के चारों तरफ वो घूमने लग गया और कुछ समय के बाद वो 8 टुकड़ों में बंट गया। ओके, कुछ समय का मतलब लाखों सालों के बाद। ओके, और उसी से वो 8 ग्रह बन गए। अब ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या कह रहा है? ये सिद्धांत कह रहा है कि भाई जो हमारा सौरमंडल है ना, वो कैसे बना? वो 2 तारों के कारण बना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बाइनरी हाइपोथेसिस या द्वितारक सिद्धांत बोलेंगे। ओके, द्वितारक मतलब 2 तारों का सिद्धांत। ठीक, इसमें आप डायग्राम बना सकते हो, सिंपल सा ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्होंने क्या किया, चैम्बरलेन और मोल्टन ने 1900 में द्वितारक सिद्धांत दिया था। वो था निहारिका, यह द्वितारक। ठीक, द्वि का अर्थ होता है 2। ठीक, 2 तारों का सिद्धांत है। इन्होंने ये कहा था कि शुरुआत में सन था, ठीक, और सन के पास से एक बड़ा सा तारा गुजरता है, बड़ा सा स्टार गुजरता है। इसके कारण क्या हुआ, सन का एक पार्ट है वो अलग होना शुरू हो गया। पहले इतना अलग हुआ, फिर वो बिल्कुल ही अलग हो गया। ओके, और उसके बाद वो सूर्य के चारों तरफ घूमने लग गया और फिर वो 8 टुकड़ों में बंट गया, जिससे कि 8 ग्रह बने। तो ये द्वितारक सिद्धांत अगर याद रखें ना कि चैम्बरलेन और मोल्टन ने 1900 में 1900 में द्वितारक सिद्धांत दिया था, तो द्वितारक से आपको सारी चीज़ें याद आ जाएगी। ये सिद्धांत ये कहता है कि 2 तारों के कारण पूरे सौरमंडल का निर्माण हुआ है कि एक बड़ा तारा है वो सूर्य के पास से गुजरता है और उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सूर्य का कुछ हिस्सा टूट करके अलग हो जाता है और वो सूर्य के चारों तरफ घूमने लगता है और कुछ समय के बाद वो 8 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, जिससे कि 8 ग्रह बन गए। तो ये दूसरा सिद्धांत था, यानी कि ये 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक सिद्धांत है, अर्ली थ्योरीज। ओके, जिनको उस समय सपोर्ट मिला, लेकिन कुछ क्वेश्चन मार्क इन्होंने छोड़ दिए थे। और जब क्वेश्चन मार्क होते हैं तो फर्दर रिसर्च भी होते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि इसमें सर जेम्स जीन्स और सर हैरोल्ड जेफरी जो थे, उन्होंने इस थ्योरी को, इस कंसेप्ट को है सपोर्ट किया था उस समय और इसे द्वितारक या द्वितारक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये आप इसका जब अगर ये पूछा जाए कि द्वितारक सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं या किसने दिया, तो आप इसमें डायग्राम जरूर बनाओगे। ओके, डायग्राम बनाओगे तो इसमें 3 या 4 स्टेज में होगा कि पहले स्टेज में क्या बनाओगे कि आपने एक स्टार बना दिया, एक छोटा स्टार सन बना दिया, दूसरे में उसका एक पार्ट थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ दिखा दिया, तीसरे में वो टूटा हुआ दिखा दिया, लाइक दैट। यानी कि इस टाइप से आपको एक डायग्राम बनाना होगा ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। ठीक, तो ये हो गए हमारे शुरुआती सिद्धांत। उसके बाद 1950 में 1950 की बात करें तो रूस के ओटो श्मिट और जर्मनी के जो कार्ल वाइजास्कर थे, उन्होंने निहारिका जो सिद्धांत था, जो शुरुआती सिद्धांत में से एक आता है, ओके, अर्ली थ्योरीज में से एक है, इस नेबुलर हाइपोथेसिस में उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ चेंज किया। उन्होंने कहा कि उनके विचार से सूर्य जो एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था, जो हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कण हैं, उनसे बना था। और इन कणों के घर्षण और टकराने से क्या हुआ कि एक तस्तरी के आकार का बादल बन गया। यानी कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि बादल कैसे बना, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। उन्होंने कहा कि सूर्य जो था उसके चारों तरफ धूल कण या हाइड्रोजन या हीलियम गैसेस पाई जाती थी और इन कणों के टकराने से एक चपटी तस्तरी के आकार के बादल का निर्माण हो गया और बाद में ये बादल टूटा तो उसके टूटने से ग्रह बन गए। यानी कि कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि बादल से बने, इन्होंने कहा नहीं, बादल पहले बादल बना, उसका ठोस रूप में आया और उसके बाद उसके टुकड़े हुए, 8 टुकड़े हुए, वो 8 ग्रह बन गए। ओके, तो इस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ती है। यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित इस प्रकार के वो सिद्धांत काफ़ी सारे आए थे, लेकिन ये वो कुछ है जो ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, जिनको कुछ साइंटिस्ट का सपोर्ट मिला था कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है कि अर्थ और अदर जो प्लैनेट्स है वो इस टाइप से ओरिजिनेट हुए हैं। अब हम बात करेंगे मॉडर्न थ्योरीज़ की। मॉडर्न थ्योरीज़ जो अभी की अगर हम बात करें तो मॉडर्न टाइम में जो मॉडर्न थ्योरीज़ होती है, क्योंकि रिसर्च उन पर बेस्ड होता है, पहले वाली थ्योरीज पर बेस्ड होता है। दूसरे ये कि साइंस ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है,
हम चंदा मामा दूर के थे, उन चंदा मामा को पास का बना चुके हैं। मार्स पे जाने की सोच रहे हैं हम, आदित्य L1 के थ्रू सूर्य जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन और ज़्यादा जुटाने की कोशिश करें। तो जो मॉडर्न थ्योरीज है उन्होंने थोड़ी और फर्दर रिसर्च किया और उन मॉडर्न थ्योरी में से एक जो सिद्धांत निकल के आया वो है बिग बैंग का सिद्धांत। अभी की अगर बात करें, वर्तमान की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल थ्योरी है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित वो है बिग बैंग। अगर आपके एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से कंफर्म रहना है तो वो आपका बिग बैंग का क्वेश्चन है जो कंफर्म ही रहेगा। आपके अगर फर्दर बात की जाए कंपटीशन एग्जाम की तो वहाँ पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। अब देखिए, आधुनिक सिद्धांत की बात करें, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके संबंध में जो सर्वमान्य है, जिसके ऊपर ज़्यादातर मोस्टली साइंटिस्ट, ज्योग्राफर एग्री करते हैं, वो है बिग बैंग थ्योरी। ओके, अब जो बिग बैंग थ्योरी है, इस थ्योरी को हम और क्या कह सकते हैं, इसको विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत भी कह सकते हैं, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जा सकता है। ठीक, विस्तृत ब्रह्मांड यानी कि ये सिद्धांत कह रहा है कि भाई ब्रह्मांड है वो अब भी फैल रहा है। ये किसने दी? 1920 में दी गई थी, एडविन हबल ने दी, ये याद रखना है। ओके, बिग बैंग थ्योरी है, ये क्या बताती है? बताती कि जो सौरमंडल है और ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसे विस्तारित ब्रह्मांड का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को 1920 में एडविन हबल ने दिया था, 1920 में एडविन हबल ने दिया था। और उन्होंने उस वक्त कुछ एविडेंस दिए थे कि जो ब्रह्मांड है वो अभी भी विस्तारित हो रहा है, यानी ये जो प्लैनेट्स हैं, ये जो सोलर सिस्टम है ये अभी भी फैल रहा है, ये प्लैनेट्स हैं, इनके बीच में दूरी है वो अभी भी बढ़ रही है। ओके, अब इसको समझाने के लिए एक गुब्बारे का प्रयोग किया गया, ठीक, और उससे समझाया गया कि कैसे ये प्लैनेट्स है फैल रहा है। आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बैलून आपको लेना है कि ब्रह्मांड का विस्तार है, उसका अर्थ क्या है, कि एक गुब्बारा लेना है, आपको बैलून लेना है, उस पर कुछ निशान लगाने, ओके, फुलाने से पहले, ठीक, गैस भरने से पहले उसके ऊपर कुछ निशान लगाइए जिनको आप आकाश गंगाएं मान सकते हो। जैसे हम मिल्की वे आकाश गंगा का पार्ट है, ऐसी बहुत सारी आकाश गंगा है, तो उनके ऊपर आप ऐसे निशान लगा लीजिए। उसके बाद जब इस गुब्बारे को फैलाओगे तो आपको लगेगा कि वो निशान एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इसी तरीके से आकाश गंगाओं के बीच में एक्चुअल में ही एडविन हबल के अनुसार दूरियां बढ़ती जा रही है, वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, यानी कि ब्रह्मांड जो हमारा यूनिवर्स है दैट इज एक्सपेंडिंग, वो फैल रहा है। ओके, और ये पाएंगे कि गुब्बारे पे जो चिन्ह हैं उन पर दूरी के अलावा जो निशान हैं वो भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं, यानी कि सिर्फ दूरी बढ़ रही है, जो आकाश गंगाएं हैं खुद वो फूल नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि जैसे पृथ्वी है तो वो पृथ्वी खुद फूल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, उसका साइज तो उतना ही है ना। तो बस इतना सा इस एक्सपेरिमेंट में अलग है कि हाँ, हम ये समझ सकते हैं कि आकाश गंगा एक दूसरे से दूर जा रही है। ओके, लेकिन हमें इस चीज़ को इग्नोर करना है कि वो जो निशान जो बढ़ रहे हैं वो तथ्य के अनुरूप नहीं है। और वैज्ञानिक भी मानते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु रिसर्च आकाश गंगाओं के विस्तार को अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए हैं। और यानी कि ये जो गुब्बारे का एक्सपेरिमेंट है वो आंशिक तौर पर माने, यानी कि दूरी बढ़ रही है लेकिन आकाश गंगाएं खुद नहीं फैल रही है। ओके, उनकी मोटाई नहीं बढ़ रही है। यहाँ देखिए कुछ पिक्चर्स के थ्रू मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पर बैलून के ऊपर जब निशान लगाए गए उसके बाद यहाँ पे ये पास पास है, जैसे जैसे फूलते जाएंगे इनके बीच में गैप पड़ता जाएगा। बिग बैंग सिद्धांत भी यही समझाने की कोशिश करता है कि आकाश गंगाएं और जो ब्रह्मांड है वो विस्तारित हो रहा है, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, वो फैल रहा है। ओके, तो ये बिग बैंग का सिद्धांत है। अब बिग बैंग की बात करें, यहाँ से भी आप देख पा रहे हो इस तरीके से। अब बिग बैंग का सिद्धांत क्या कहता है उसको हम समझते हैं, क्योंकि ये आपके 5 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए। तो इसमें देखिए कि ये हम अलग अलग चरणों की बात करें तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार कि जैसे अगर क्वेश्चन को आपको लिखना है, सबसे पहले बताना है कि बिग बैंग सिद्धांत है वो पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित एक अवधारणा है। ओके, ये ब्रह्मांड के विस्तार को लेकर के भी काफ़ी कुछ चीज़ें स्पष्ट करता है। ओके, इसे विस्तारित ब्रह्मांड का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को 1920 में एडविन हबल ने दिया था। तो ये चीज़ें हमें बतानी है। उसके बाद ये कि ब्रह्मांड जो बिग बैंग सिद्धांत है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। ओके, तो इसमें अगर हम बात करें तो पहला क्या है कि आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है, किसके अकॉर्डिंग? बिग बैंग थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग, कि शुरुआत में क्या था कि वो सारे मटेरियल जिनसे हमारा ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स बना है, वे अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु थे। आप यूं कह सकते हो बिंदु थे, डॉट थे, शून्य थे, कुछ भी मान लीजिए।
ठीक, यानी कि शुरुआत में क्या था कि वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है वो बहुत छोटे गोलक एकाकी परमाणु बिंदु शून्य की तरह से थे, एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म था, बहुत छोटे थे, तापमान और घनत्व बहुत ज़्यादा था। ओके, ये शुरुआत में था कि शुरुआत में क्या था कि पूरा ब्रह्मांड था वो एक शून्य के रूप में था, एक गोलक के रूप में था, एक एटम के रूप में था। ठीक, तापमान ज़्यादा था, डेंसिटी घनत्व ज़्यादा था और साइज जो था वो बिल्कुल छोटा था। उसके बाद क्या होता है कि बिग बैंग की प्रक्रिया में इस छोटे गोलक में भयंकर विस्फोट होता है। यही तो बिग बैंग है। बिग बैंग मतलब महाविस्फोट, एक महाविस्फोट होता है। और महाविस्फोट से क्या हुआ कि उसके कण एक दूसरे से दूर जाने लग गए। और ये बिग बैंग कब हुआ? ये 13.7 बिलियन ईयर से एगो हुआ, यानी कि 13.7 अरब वर्ष पहले ये घटना घटित हुई थी अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। ठीक, यानी विस्फोट हुआ, उसको बिग बैंग कहते हैं। तो शुरुआत बताना कि पहले क्या था, एक शून्य था, एक एटम था, ओके, एक मॉलिक्यूल की तरह था, ओके, एक बिंदु की तरह था। और उसके बाद 13.7 अरब वर्ष पूर्व दूसरे चरण में क्या होता है, उसमें एक विस्फोट होता है और विस्फोट के कारण चीज़ें दूर जाती है। वैसे ही जो पदार्थ थे वो एक दूसरे से दूर जाने शुरू हो गए, यानी ब्रह्मांड फैलना शुरू हो गया और जिसका विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ पदार्थ, कुछ ऊर्जा जो थी उस वक्त जो ऊर्जा निकली थी वो पदार्थ में परिवर्तित हो गई। और विस्फोट यानी कि बैंग के बाद 1 सेकंड के भी कुछ अंश की बात करें, यानी कि 1 सेकंड से भी कम समय में बहुत तेज़ी से विस्तार होता है। उसके बाद धीरे धीरे गति है वो कम होती गई, और यानी कि शुरुआत में जो गति थी वो बहुत तेज़ थी, उसके बाद वो गति कम होती गई। अब भी फैल रहा है लेकिन गति कम है ये। ओके, बिग बैंग होने की शुरुआती 3 मिनट के अंदर ही पहले परमाणु का निर्माण होता है, यानी कि ऊर्जा से पदार्थ का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ओके, जहाँ से पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति होती है। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान लगभग 4500 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया। ओके, 4500 केल्विन तक नीचे गिर गया और परमाणुीय जो पदार्थ है उसका निर्माण हो जाता है और ब्रह्मांड पारदर्शी होता है। यानी कि 3 लाख वर्षों के बाद, बिग बैंग के 3 लाख वर्षों के बाद पदार्थों का निर्माण होना शुरू हो जाता है और ये शुरुआत थी ब्रह्मांड के निर्माण की। यानी 3 चरण बताने, पहले क्या था, बिग बैंग में क्या हुआ बता दोगे ना। बिग बैंग में महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट से चीज़ें दूर जाने लगी पदार्थ। ओके, ऊर्जा फैलनी शुरू हो गई और कुछ समय के बाद ऊर्जा है वो पदार्थ में परिवर्तित हो गई। और तीसरे चरण में हम बताएंगे कि लगभग 3 लाख वर्षों के बाद तापमान कम होना शुरू हो गया और जो गैसीय अवस्था से कुछ पदार्थ ठोस अवस्था में आने शुरू हो गए, जिससे कि ब्रह्मांड के निर्माण की शुरुआत होती है। ओके, क्लियर। और ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ क्या है कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी है वो फैल रही है। क्लियर। और इसको आजकल के जो हमारे जियोग्राफर साइंटिस्ट है वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जी बिल्कुल फैल रही है। क्लियर। तो ये आप कैसे बताओगे, इसमें अगर हमें बिग बैंग के थ्योरी को लिखना हो तो आपको पहले तो बताना कि ये थ्योरी है क्या, किससे रिलेटेड है। क्लियर। फिर आप बताओगे इसे और क्या नाम दिया जा सकता है, फिर बताओगे कब दी, किसने दी, फिर इसके 3 चरण बता दोगे। तो ये मैंने थोड़ा सा इसको ईजी कर दिया ताकि आप अगर 5 मार्कर के अकॉर्डिंग लिखते हो तो कंसेप्ट आपके लिए ज़्यादा ईजी रहे। उसके बाद हम बात करेंगे तारों के निर्माण की, कि ये स्टार्स कैसे बने। स्टार्स अगर आप छत पे जा करके देखोगे रात को बड़ा अच्छा सा लगता है, सुकून सा महसूस होता है। कभी कभी होना भी चाहिए कि जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाए, छत पे तारे टिमटिमाने लगे, आसमान में तारे जब आ जाएं, कुछ देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए छत पे जाया करो, मोबाइल को नीचे छोड़ करके जाया करो, थोड़ी देर के लिए खुद का के बारे में सोचा करो, खुद थोड़ा सा टाइम खुद को दिया करो। तो यहाँ पे ये तारे बने कैसे उसका भी हम अब बात करेंगे कि शुरुआत में ब्रह्मांड में ऊर्जा और जो पदार्थ थे वो एक समान रूप से नहीं थे। ओके, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो इक्वल नहीं था। घनत्व में यानी कि जो ऊर्जा और पदार्थ थे वो एक समान नहीं थे, और जो पदार्थ थे उनके साइज एक समान नहीं थे, कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे। क्लियर, समझ में आ रहा ना कि कुछ छोटे आकार के कण थे, कुछ बड़े आकार के कण थे। और घनत्व में आरंभिक भिन्नता से क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आ गई। देखिए शुरुआत में क्या था कि शुरुआत में जैसे बिग बैंग तक तो हो गया, उसके आगे क्या हुआ कि शुरुआत में जो पदार्थ थे वहाँ से शुरू करना है कि जो पदार्थ थे उनका आकार, उनका घनत्व एक समान नहीं था, कुछ छोटे थे और कुछ बड़े थे। अब जो बड़े होंगे उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा थी, छोटों की कम थी, यानी कि घनत्व में, डेंसिटी में जो डिफरेंस था उसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस आ गया और इसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एक त्वरण शुरू हुआ।
कैसे होगा कि देखो जी, ये जो छोटे वाले हैं इनको अट्रैक्ट कौन सा करेगा, बड़े वाला अट्रैक्ट करेगा ना। ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे ही काम करती है, ऐसे ही करती है ना। तो ये उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे आकाश गंगाओं का विकास हुआ। छोटे पदार्थ बड़े पदार्थ बन गए। ओके। और एक आकाश गंगा में असंख्य तारे होते हैं, अनकाउंटेबल स्टार्स हैं। एक अगर हम बात करें आकाश गंगा की बात करें, आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? प्रकाश वर्षों में, जिसको हम आगे समझेंगे कि प्रकाश वर्ष क्या होते हैं। ठीक। तो उनकी दूरी होती है वो प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। हम किलोमीटर या मिलियंस में या माइल्स में नहीं माप सकते। एक अकेली आकाश गंगा का व्यास जो है वो 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच में हो सकता है। और एक आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत कैसे हुई थी कि हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहा गया था, जो हमने नेबुला थ्योरी में किया था। कि शुरुआत में तो हमें क्या बताना है कि पदार्थ जो थे, पहले हमें बिग बैंग का थोड़ा सा बताएंगे कि बिग बैंग शुरुआत में जो पूरी पृथ्वी थी वो एक शून्य के रूप में थी, एक एटम के रूप में थी। विस्फोट होता है, उसके बाद वो पदार्थ, वो ऊर्जा फैलनी शुरू हो जाती है और कुछ समय के बाद जो कुछ ऊर्जा थी वो पदार्थ में बदल जाती है। हालांकि पदार्थ का जो साइज था वो एक समान नहीं था, कुछ छोटे कण थे, कुछ बड़े कण थे। कुछ समय के बाद बड़े कणों ने छोटे कणों को अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण खींचना शुरू कर दिया। इससे बड़े ग्रह या फिर अन्य जो कह सकते हैं आकाशीय पिंड है उनका निर्माण शुरू हुआ और इसी से आकाश गंगाएं बनी। और आकाश गंगाओं का विस्तार है वो हजारों प्रकाश वर्षों में है। ओके। क्रम से शुरुआत में कैसे बने ये स्टार वगैरह की अगर बात करें तो शुरुआत में गैस के विशाल बादल थे। ओके, जिसे निहारिका कहा गया। और इस गैस के झुंड जो विकसित हो गए थे और ये झुंड धीरे धीरे ठोस रूप में परिवर्तित हो गए। ओके। और मतलब इनका घनत्व कम हो गया और तापमान कम होने के कारण एक दूसरे को अटैक करना शुरू कर दिया। तो इससे वो गैस के गोले बन गए और इससे तारों का निर्माण होता है। ठीक। यानी कि सिंप्लीफाई करना है, जो हमें क्या करना है, सबसे पहले बिग बैंग को भी यहाँ इंक्लूड कर लेंगे कि शुरुआत में जो पूरा ब्रह्मांड था उसमें शून्य के रूप में था पूरा ब्रह्मांड। ओके, एक अणु के रूप में था। उसमें महाविस्फोट होता है, बिग बैंग की घटना के बाद महाविस्फोट होता है जिसके कारण ऊर्जा फैलनी शुरू हो जाती है और इससे कुछ पदार्थों का निर्माण होता है। शुरुआत में जब पदार्थों का निर्माण शुरू होता है तो उस वक्त गैस के बादल पाए जाते थे। ओके, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें पाई जाती थी और यही गैस के जो पिंड थे वो धीरे धीरे, जो छोटे पिंड थे वो बड़े पिंडों की तरफ आकर्षित होते गए। इससे बड़े गैस के गोलों का निर्माण होता है जिससे कि हमारे तारे बने। ओके, यानी इतनी सी सिंपल सी चीज़ें बतानी है, ज़्यादा कुछ नहीं बताना। शून्य था, बिग बैंग हुआ, गैस के बादल थे, बड़े बादल बने, तारे बन गए। ठीक। और ये कैसे हुआ कि ये लगभग आज से 5-6 अरब वर्ष पहले हुआ। ये आपके 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक। कब हुआ कि आज से लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। ये 1 मार्कर में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे बिग बैंग की घटना कब हुई ये पूछ लिया जाता है, 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया? एडविन हबल ने दिया। कब दिया? 1920 में दिया। ऐसे ही तारों का निर्माण कब हुआ? लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। अब जैसे मैंने बात की प्रकाश वर्ष की, ये आपके 2 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये प्रकाश वर्ष होते क्या है। तो प्रकाश वर्ष पहली चीज़ तो ये कि समय का नहीं बल्कि दूरी का माप है। ऐसे वर्ष तो समय का माप होता है ना, हमारे ईयर तो, लेकिन ये उस ईयर से, लाइट ईयर जो है वो हमारे ईयर से अलग है, ये दूरी का माप है। अब प्रकाश की जो गति क्या होती है, लाइट की जो स्पीड क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। विचारणीय कि 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा उसे हम 1 प्रकाश वर्ष कहेंगे। यानी पहली चीज़ कि प्रकाश वर्ष जो लाइट ईयर है वो समय का नहीं बल्कि दूरी का माप है। और प्रकाश की जो गति होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। और 1 साल में जो लाइट है जितनी दूरी तय करेगी उसे कहेंगे 1 प्रकाश वर्ष। अब सोचिए, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 10 सेकंड में 30 लाख किलोमीटर, 10 घंटे में कितना होगा, 10 दिनों में कितना होगा, 10 महीने में कितना होगा। तो वो 1 प्रकाश वर्ष होगा। क्योंकि जो हमारी आकाशगंगा उसका विस्तार बहुत ज़्यादा है तो हम किलोमीटर या माइल्स में उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको प्रकाश वर्ष में ही मापा जाता है। यहाँ देखिए कि इसको आप कैलकुलेट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये कितना हो गया है, यानी कि 1 प्रकाश वर्ष है वो कितने मील के बराबर है।
पृथ्वी सूर्य की औसत जो दूरी की बात करें, जो हमारे से सूर्य कितनी दूर है, वो लगभग 14,95,98,000 किलोमीटर। मोटे तौर पे हम बोल देते हैं कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। और 15 करोड़ किलोमीटर की जो दूरी को प्रकाश वर्ष है वो लगभग 8.311 लगभग 8 मिनट में पार कर लेता है। 8 मिनट में 15 करोड़ है तो सोचिए 8 घंटे में कितनी दूर होगा। ओके, तो ये प्रकाश वर्ष क्या है, ये समय का नहीं बल्कि दूरी का माप है। और एक वर्ष में लाइट जितनी दूरी तय करती है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष का प्रयोग है वो आकाश गंगाओं के बीच में दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो ये आपका 2 मार्कर के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा। ठीक, तो ये तो बात हुई तारों की और ये बात हुई हमारी प्रकाश वर्ष की। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। देखिए इस चैप्टर में अभी जो एनसीईआरटी की लेटेस्ट बुक है उसमें से कुछ टॉपिक आपके डिलीट हो चुके हैं, लेकिन हम उनको चैप्टर के साथ कंटिन्यू करें क्योंकि वो फ्लो में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ देखिए ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर दिया कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। वैसे देखिए भाई पृथ्वी का निर्माण हुआ, वैसे हमारे ग्रह बने। सिंपल सी चीज़ है ना, अलग से थोड़ी बने, ये सारी चीज़ें सेम ही तरीके से बने। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम 3 चरणों में लिखेंगे। पहले चरण में कि तारे निहारिका के अंदर गैस के ग्रंथित फ्रेंड थे और इन गुंथित जो झुंड थे। ठीक, शुरुआत में क्या थे कि तारे जो थे वो गैस के एक तरीके से झुंड थे और इन झुंडों से पृथ्वी का जो झुंड जो थे, इनसे क्या होता है कि इनमें से जैसे हमने किया कि कुछ छोटे आकार के थे, कुछ बड़े आकार के थे, और धीरे धीरे बड़े आकार के जो गैसीय पिंड थे उन्होंने छोटे आकार के पिंडों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। इससे गैस के बादल बन गए। ठीक, क्या बने, इससे गैस के बादल बने। और इन्हीं गैसीय क्रोड के चारों तरफ जो तस्तरी बन जाती है, रोटेटिंग डिस्क बन जाती है इसके चारों तरफ, किसकी, गैस भी थी और उसमें धूल कण भी थे। ओके, यानी कि पहली अवस्था में हम बताएंगे कि पहली अवस्था में अगर हम बात करें तो गैस के बादल पाए जाते थे, गैस के कण पाए जाते थे, और कुछ कण छोटे थे, कुछ बड़े कण थे, और उसके बाद धीरे धीरे बड़े बादलों का निर्माण होता है। उन्हीं बादलों के चारों तरफ धूल या गैस की है वो तस्तरी का निर्माण हो जाता है। ओके, रोटेटिंग डिस्क का निर्माण हो जाता है। ये पहली स्टेज थी। यानी पहली स्टेज में आप सिंपल भी लिख दो कि शुरुआती पहले चरण में ब्रह्मांड में गैस के बादल पाए जाते थे और गैस के बादलों के चारों तरफ धूल कण व अन्य गैसें इत्यादि पाई जाती थी। ठीक, उसके बाद अगले चरण में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में क्या होता है कि ये गैसीय बादल है, इनका संघनन शुरू हुआ। क्रोड को ढकने वाला पदार्थ है वो छोटे छोटे गोलों में विकसित हो गया, और ये छोटे गोले जो थे वो क्या हुआ कि ये ग्रहाणुओं में बदल गए। यानी कि गैस के बादल जो थे उनका संघनन शुरू हुआ, और जो गैस से किसका निर्माण हुआ, ठोस पिंडों का निर्माण शुरू हो गया। तापमान कम हुआ, घनत्व कम हुआ, और जो गैस से किस अवस्था में बदल गए, वो ठोस अवस्था में बदल गए। यानी कि ठोस पिंडों में इनका निर्माण होना शुरू हो जाता है। और तीसरी अवस्था में क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो ठोस छोटे छोटे टुकड़े जो थे, जो छोटे कण पाए जाते थे, इनमें से बड़े कणों ने छोटे कणों को आकर्षित करना शुरू कर दिया, और इससे कुछ बड़े पिंड बन गए, और इन्हीं बड़े पिंडों को हम ग्रह बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। क्लियर, यानी पहले में बताना है गैस के बादल पाए जाते थे, दूसरे में बताना है कि तापमान कम हुआ और गैस के बादल ठोस रूप में बदल गए, तीसरे चरण में बताना है कि ये जो ठोस रूप में बदल गए तो कुछ छोटे कण थे, कुछ बड़े कण थे, बड़े कणों ने छोटे कणों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और उससे कुछ बड़े आकाशीय पिंड बने जिनको हम ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ऐसे 3 चरणों में आप बताओगे, और तीनों चरणों के साथ आप छोटे छोटे कुछ डायग्राम्स भी बना सकते हैं। कुछ में फर्स्ट में आप क्लाउड्स बनाओगे जो बिखरे हुए हैं, दूसरे में आप क्लाउड्स बनाओगे जो क्लाउड्स जो डेंस ज़्यादा है। ठीक, और तीसरे में आप कुछ छोटे कण जो स्टार के तौर पे, कुछ बड़े कण बताओगे जो ग्रह के तौर पे। तो इस टाइप से आपको डायग्राम्स का भी प्रयोग करना है। ठीक, तो ऐसे ग्रहों का निर्माण हुआ। अब हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की। देखिए इसमें आपकी इसी चैप्टर की बात करें तो इसमें कुछ एक टेबल भी दे रखी है, तो जो टेबल दे रखी है वो अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, एनसीईआरटी में से उसको रिमूव कर दिया गया। तो अब देखिए सोलर सिस्टम है, ये भी आपके लेटेस्ट जो अभी अपडेटेड सिलेबस है उसमें नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको समझना ज़रूरी है। इसमें देखिए सोलर सिस्टम में हमारे 8 ग्रह हैं। प्लूटो है, उसको पहले ग्रह माना जाता था, अब उसको ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया 2006 में। अभी उसको ग्रह नहीं माना जाता, लेकिन मोटिवेशन ज़रूर देता है प्लूटो। प्लूटो को ग्रह मानते थे पहले, हम प्लैनेट मानते थे, अब प्लैनेट नहीं मानते। लेकिन जो प्लूटो भाई साहब है ना,
वो अभी भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। प्लूटो हमें मैसेज देता है कि भाई लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, इस बात से मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम करूँगा। हमें मोटिवेशन लेनी चाहिए प्लूटो से। ओके, तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ओके, 8 प्लैनेट्स आर देयर। और निहारिका को जैसे हमने समझा कि निहारिका, उसको सौर मंडल का जनक माना जाता है कि शुरुआत में निहारिका मतलब जो गैसीय पिंड थे, गैस के जो बादल थे, उनसे हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ है। और उसके ध्वस्त होने और क्रोड बनने की शुरुआत लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुई। और ये माना जाता है कि जो ग्रह हैं वो लगभग 6 से 5.6 अरब वर्ष पहले वो ग्रह हमारे बने हैं या उनकी उत्पत्ति हुई है। हमारे सौरमंडल में सूर्य शामिल है। सौरमंडल में यानी कि 8 ग्रह, सूर्य तो आते हैं, और क्या क्या आते हैं, तो सूर्य हो गए जो कि सरपंच है, मुखिया हमारे सौरमंडल के। इसके अलावा 8 ग्रह आ जाते हैं। 63 हमारे सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स यानी कि उपग्रह आ जाते हैं। लाखों छोटे छोटे पिंड आ जाते हैं, जैसे एस्ट्रॉइड्स हो गए, छोटे छोटे जो ग्रहों के टुकड़े हैं, कॉमेट्स हो गए, धूमकेतु हो गए। ओके, धूलकण, गैस, जलवाष्प, ये सभी के सभी हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। ठीक, तो ये अच्छे से आप कर लोगे कि इसमें हमारे जो ये प्लैनेट्स हैं ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, बीइंग ए ज्योग्राफी स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि ये मरकरी दिया गया है, ये सबसे क्लोजेस्ट है सन के। ठीक, ये वीनस दिया गया है, सेकंड पे वीनस आ जाता है। वीनस सबसे पास तो नहीं है लेकिन सबसे गर्म वीनस है। शुक्र जो ग्रह है वो बुध ग्रह से ज़्यादा गर्म है। पास तो बुध है, सबसे छोटा भी बुध है, लेकिन सबसे गर्म शुक्र है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस ज़्यादा पाई जाती है जो कि ऊर्जा को ज़्यादा एब्सॉर्ब करती है। ठीक, उसके बाद हमारा ब्लू प्लैनेट हमारी अर्थ आ गई। उसके बाद मार्स, मंगल, देन जुपिटर जो सबसे बड़ा ग्रह आता है हमारे सौरमंडल का। आफ्टर दैट सैटर्न जो सबसे स्मार्ट है, यूरेनस, देन नेपच्यून एंड देन प्लूटो जिसको हमने बाहर कर दिया अब। ठीक, तो ये हैं हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह। इन ग्रहों को हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। 2 ग्रुप में कैसे, देखिए देखिए इसमें से 8 ग्रहों में जो बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी और मंगल, ये जो 4 प्लैनेट्स हैं इनको हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट बोलते हैं। यानी कि शुरुआत में हो गया हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ, ओके, और मार्स, शुरुआती 4 ग्रह, इनको बोलते हैं हम इनर प्लैनेट्स क्योंकि अंदर की तरफ आ जाते हैं। और बाकी जो 4 ग्रह हैं उनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स, बाह्य ग्रह उनको बोलते हैं। पहले 4 ग्रह जो हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या पार्थिव ग्रह भी बोल देते हैं। जो बाहर वाले 4 ग्रह हैं उनको हम जोवियन या फिर बृहस्पति जैसे प्लैनेट भी बोल देते हैं। यानी कि इसमें देखिए कि शुरुआती 4 ग्रह उनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं और बाहर वाले जो 4 ग्रह उनको बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। शुरुआती 4 ग्रह को हम पार्थिव ग्रह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज दीज आर लाइक दैट ऑफ ए अर्थ, पृथ्वी के जैसे हैं। बाद वाले 4 ग्रहों को हम जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं क्योंकि वो बृहस्पति के जैसे हैं, ओके, जुपिटर लाइक होते हैं। ठीक, शुरुआती जो 4 प्लैनेट्स की बात करें तो उनका आकार छोटा है, बाद वाले जो बाह्य ग्रह हैं उनका आकार बड़ा है। शुरुआती अगर बात करें 4 ग्रहों की तो उनका तापमान अधिक है, बाद वाले जो 4 ग्रह हैं उनका तापमान कम रहता है। यहाँ पे वायुमंडल सघन है जबकि वहाँ पे वायुमंडल विरल है। ठीक, शुरुआती 4 ग्रहों में से पृथ्वी पर जीवन संभव है, बाद वाले 4 में से कोई ऐसा ग्रह नहीं है जहाँ पर जीवन संभव हो। ओके, शुरुआती 4 ग्रह वो सूर्य के नज़दीक है, वो सूर्य से दूर है, मतलब ऐसे कुछ आप डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हो कि इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक, सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 46 अरब वर्ष पूर्व हुआ होगा। 46 अरब वर्ष पूर्व नहीं, 4.6 अरब वर्ष पूर्व के आसपास हुआ है, डेवलप हुए ये माना जाता है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन जैसा हमने अभी पहले भी डिस्कस कर लिया कि अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया गया कि प्लूटो है उसको ड्वार्फ प्लैनेट या बोने ग्रह का नाम दे दिया गया है, क्योंकि ये इसका जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जो रोटेशन और रेवोल्यूशन जो है, वो रेवोल्यूशन का जो पाथ था वो क्रॉस कर रहे थे दूसरे ग्रह को, इसलिए इसको प्लूटो को अब ग्रह नहीं बल्कि बोने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हालांकि अभी आप किसी CBSE या NCERT की बात करें तो उसमें ये टॉपिक ही रिमूव कर दिया गया। अदरवाइज़ ये था कि सोलर सिस्टम में क्या कुछ है, कितने ग्रह हैं, दूरी के अनुसार सबसे छोटा बड़ा, लेकिन आपके अपकमिंग जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स में डिफरेंस क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन
इस टॉपिक में से निकल के आता है। तो ये तो बात हुई, यहाँ पे हमने बात कर ली है सितारों की, बात कर ली है अर्थ की, बात कर ली हमारे सौर मंडल की। अब बात हो जाए चंद्रमा की। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। अकेला प्राकृतिक उपग्रह। ग्रह कौन से होते हैं? ग्रह वो होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और उपग्रह कौन सा होता है? उपग्रह वो होते हैं जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ओके, तो हमारी अर्थ का एक ही जो एलईडी बल्ब है वो हमारा मून है, चंद्रमा है। ओके, और पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी कई प्रकार की थ्योरीज है कि चंद्रमा कैसे बना। ठीक, हालांकि चीज़ें वैसे ही निकल के आती है कि जैसे ग्रह बने हैं बाकी, तो सेम सा ही थोड़ा सा कंसेप्ट है। तो अगर हम चंद्रमा की बात करें तो इसको लेकर के 1838 में 1838 में सर जोस डार्विन है, उन्होंने सुझाया था कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते एक ही पिंड थे। ठीक, एक ही पार्ट थे और पूरा पिंड था वो डंबल की तरह था। यानी कि शुरुआत में इन्होंने जॉर्ज ने बताया कि पूरा पिंड क्या था? डंबल की तरह था। डंबल आपने देखा होगा, पीटी वगैरह की होगी तो उस वक्त बच्चे यूज़ करते हैं। डंबल की तरह था। ठीक, जो बीच में पतला और किनारे से मोटा था। और इस टाइप से उन चीज़ों में बदलाव आता गया और बदलाव के दौरान क्या हुआ कि उसका एक पार्ट है वो टूट करके अलग हो जाता है और जो अलग हुआ था उस पार्ट से चंद्रमा का निर्माण हुआ। ठीक, यानी कि सर जॉर्ज डार्विन है, उन्होंने 1838 में चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी अपना सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि शुरुआत में जो पूरी पृथ्वी थी वो डंबल के आकार में थी और कुछ समय के बाद उसकी आकृति में जब बदलाव हुआ तो उसका एक टुकड़ा था वो टूट करके अलग हो गया, जिससे कि चंद्रमा बना। और उन्होंने बताया कि जहाँ चंद्रमा बना, जहाँ से वहाँ पर प्रशांत महासागर है, यानी कि वहाँ पर एक महाखंड बना हुआ रह गया। हालांकि ज़्यादातर जो ज्योग्राफर हैं, साइंटिस्ट है, वो इस कंसेप्ट को, इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उन्होंने एक अलग थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव, जिसको बोलते हैं जाइंट इम्पैक्ट, उसका नतीजा है। ठीक, जिसे द बिग स्प्लिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द बिग स्प्लिट। ठीक, एक महा टकराव हुआ था कि इसके कारण चंद्रमा बना है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी बनने के कुछ समय के बाद मंगल ग्रह से 3 गुने के आसपास, 1 से 3 गुने बड़े आकार का एक जो पिंड है वो पृथ्वी से टकराया और टकराने के कारण पृथ्वी का एक हिस्सा वो अलग होकर के अंतरिक्ष में बिखर गया और पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लग गया। वो चंद्रमा था। ओके, और ये माना जाता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति जो है वो 4.44 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 4.44 अरब वर्ष पहले हुई थी। ग्रह कब बने? 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, 4.6 अरब वर्ष पहले। और ये चंद्रमा बना 4.44 अरब वर्ष पहले। यानी कि ये जो डेट्स यहाँ पे है ना, कितने समय पहले बने थे, ये इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये देखिए दोनों थ्योरीज हैं। द बिग स्प्लिट क्या है? चंद्रमा की उत्पत्ति के समय जो महाटकराव हुआ था उसे द बिग स्प्लिट कहा जाता है। ओके, हालांकि जॉर्ज डार्विन ने थोड़ा सा कंसेप्ट अलग दिया था कि डंबल के रूप में थे पृथ्वी और उसका एक टुकड़ा अलग हो गया था, जबकि अभी आधुनिक सिद्धांत वो ये कहता है कि नहीं, महाटकराव जो हुआ था, जो जाइंट इम्पैक्ट हुआ था, उसके कारण चंद्रमा बना है। तो ये बात हुई कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर, क्योंकि हम वैसे बिग बैंग के थ्रू समझ चुके हैं कि बाकी चीज़ें कैसे बनी है, उसी तरीके से जो ग्रह बने हैं वैसे ही हमारी पृथ्वी बनी है। लेकिन हम अलग से अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखिए, प्रारंभ में जो हमारी पृथ्वी जो थी वो चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी। वायुमंडल विरल था और हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्के गैसें पाई जाती, जो हम शुरुआत से चैप्टर में करते आ रहे हैं। और ये वायुमंडल जो था वो आज से बहुत अलग था। उसके बाद कई सारी घटनाएं घटित होती है जिसके कारण हमारी पृथ्वी के ऊपर पानी भी आता है और लाइफ भी आ जाती है और हम भी बाद में पहुंच जाते हैं। ओके, तो ये कुछ कैसे हुआ, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, वो हम एक एक करके समझेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल का विकास समझना होगा और फिर हम समझेंगे जीवमंडल का विकास। तो स्थल मंडल का विकास कैसे होता है यहाँ पे देखिए, शुरुआत में प्रारंभिक अवस्था की बात करें तो अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी भी अस्थिर थी, उसमें बदलाव हो रहे थे लगातार। ठीक, उस तापमान या उच्च घनत्व के कारण तापमान में भी वृद्धि हुई और पृथ्वी द्रव अवस्था में आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। ओके, शुरुआत में क्या होता है कि तापमान, घनत्व ज़्यादा था, उसके बाद तापमान भी अधिक था, यानी कि तापमान और घनत्व दोनों ज़्यादा थे और उसके कारण पृथ्वी है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। घनत्व में अंतर और द्रवीकरण के कारण क्या हुआ कि मटेरियल अलग होने लगे। अलग कैसे होने लगे
कि शुरुआत में पृथ्वी अस्थिर थी, ठीक, पहला आप बताओगे। फिर ये कि अधिक तापमान उच्च था और घनत्व भी उच्च था, और उसके कारण पृथ्वी है वो द्रवित हो जाती है, और उसके कारण मटेरियल है वो अलग होने लगे। अलग कैसे होने लगे कि जो हल्के पदार्थ थे ऊपर की तरफ आ गए, और भारी पदार्थ जैसे लोहे जैसे जो भारी पदार्थ थे वो पृथ्वी के अंदर की तरफ चले गए। इसे बोलते हैं विभेदन प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? विभेदन, डिफ्रेंशिएशन। ये 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि शुरुआत में पृथ्वी जो थी वो अस्थिर थी, ठीक, और उस तापमान और उस घनत्व पाया जाता था, जिसके कारण वो द्रवस्था में आ गई, और द्रवस्था में आने के कारण पदार्थ अलग अलग होने लगे। हल्के पदार्थ ऊपर आ गए, हैवी मटेरियल नीचे की तरफ चले गए। इसे बोलते हैं विभेदन, डिफ्रेंशिएशन, पदार्थों का अलग अलग होना। यह ठंडी हो गई कुछ समय के बाद और संघनित हो गई। इससे क्या हुआ? ऊपर की परत लिथोस्फीयर बन जाती है, यानी कि स्थल मंडल का निर्माण होता है ऊपर की तरफ हल्के पदार्थों से। और जब दूसरी बार फिर से एक बार एक घटना घटित होती है। दूसरी बार क्या होता है कि जब चंद्रमा का निर्माण होता है, यानी कि पृथ्वी से लगभग 1 से 3 गुना बड़ा एक आकाशीय पिंड टकराता है, तो उस वक्त पृथ्वी फिर से गर्म हो जाती है, और इस बार फिर से पदार्थ ऊपर नीचे होते हैं, जिससे कि परतों का निर्माण होता है, जो कि अगले चैप्टर में करेंगे। जैसे पृथ्वी क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर, इन परतों में विभाजित हो जाती है। तो इस तरीके से पृथ्वी के स्थल मंडल का निर्माण होता है। क्लियर? उसके बाद वायुमंडल और जलमंडल का निर्माण कैसे होता है? वायुमंडल और जलमंडल की बात करें, दोनों एक साथ चलती है। कि वायुमंडल के निर्माण की 3 अवस्थाओं में हम करेंगे। कि पहली अवस्था में कि आरंभ में जो पृथ्वी थी उसमें जो गैस, शुरुआती जो गैस थी उसमें कमी आनी शुरू होती है। शुरुआत में कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन और हीलियम। यानी कि इसकी पहली अवस्था में प्रारंभिक वायुमंडलीय जो गैस है उनमें कमी आनी शुरू हो जाती है, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम जो मुख्य गैस थी वो कम होनी शुरू होती है। दूसरी अवस्था में क्या होता है कि पृथ्वी के भीतर से जब वो गर्म ठंडी हो रही थी, ओके, तो पृथ्वी के भीतर से भाप और जलवाष्प निकलते हैं। इससे वायुमंडल के निर्माण में मदद मिलती है। कि प्रारंभिक वायुमंडल में जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम ही ज़्यादातर पाई जाती थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे सौर पवन के कारण ये गैसें हल्की होने के कारण वायुमंडल से, पृथ्वी के वायुमंडल से दूर चली गई, ओके। और पृथ्वी के गर्म होने, ठंडा होने या विभेदन की प्रक्रिया के कारण अंदरूनी भाग से कुछ गैसें निकलती है, जलवाष्प निकलते हैं, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और थोड़ी बहुत ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स, ठीक, ये सारी चीज़ें, गैसेस यहाँ निकलनी शुरू हो जाती है, जिससे कि वायुमंडल लगभग वो वायुमंडल जो पहले था उसमें बदलाव आ गया। तो शुरुआती अवस्था में बताएंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम गैसें पाई जाती थी, जो कि धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। दूसरी अवस्था में हम बताएंगे कि पृथ्वी जब गर्म और ठंडी हो रही थी, विभेदन की प्रक्रिया के कारण पृथ्वी के आंतरिक भागों से कई प्रकार की गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल का निर्माण करती है, उसके साथ साथ जलवाष्प होता है। लेकिन चीज़ें क्या अलग होती है, इनकी मात्रा वैसी नहीं होती है जैसे कि आज है, ओके। और इस प्रक्रिया को, वह प्रोसेस जिसे पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरती पर गैसें आई, उसे बोलते हैं डीगैसिंग, गैस उत्सर्जन, ठीक। क्या बोलते हैं? डीगैसिंग या गैस उत्सर्जन बोलते हैं। कि विभेदन प्रक्रिया के कारण पृथ्वी जब गर्म और ठंडी हो रही थी, तो उसके कारण पृथ्वी के आंतरिक भागों से गैस निकलनी शुरू हो जाती है, जिसे डीगैसिंग या फिर गैस उत्सर्जन कहा जाता है। तो ये दूसरा चरण था जिसमें कई सारी गैसेस वो हमारे वायुमंडल में आ गई थी। लेकिन फिर भी अभी तक, जैसे अब हम देख रहे हैं, इस प्रकार के वायुमंडल नहीं था। अब देखिए कि लगातार विस्फोट हो रहे थे। पृथ्वी जब गर्म और ठंडी हो रही थी, तो ज्वालामुखी विस्फोट जब हो रहे थे, तो इससे जलवाष्प और गैस की मात्रा है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। पृथ्वी के ठंडा होने के कारण जलवाष्प का बाद में संघनन हो जाता है। संघनन समझते हो ना, टेम्परेचर जब कम होता है तो उससे कंडेंसेशन होता है। जो हमारे आसपास आप देखते होंगे कि जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक की गिलास को टेबल के ऊपर रख दिया, ठंडा है उसमें, और उसके चारों तरफ पानी की बूंदें जमा हो जाती है। कहाँ से आई पानी की बूंदें? वो जो आपकी गिलास है वो लीकेज नहीं है, वो जो पानी की बूंदें थी वो वाटर वेपर था जो हमारे आसपास है, हमें दिखाई नहीं दे रहा था। जब तापमान कम हुआ, संघनन हुआ, तो वो जल में कन्वर्ट हो गए। बादल भी ऐसे ही बनते हैं। तो जब तापमान कम हुआ तो जो जलवाष्प थे उनसे बादल बनना शुरू हो गया, ओके, बादल बनना शुरू हो गया। और वायुमंडल में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है वो वर्षा के पानी में घुली, तो तापमान में और ज़्यादा गिरावट हुई, इससे और ज़्यादा बारिश हुई, ओके, बारिश होनी शुरू हो जाती है। और बारिश का पानी है वो जो जल गर्त थे, महाखंड जो थे, वहाँ पे पानी भरना शुरू हो गया, जिससे कि झीलें, सागर, महासागरों का निर्माण होना शुरू हो गया।
और पृथ्वी पर जो महासागर है इनकी उत्पत्ति लगभग 50 करोड़ वर्ष पहले हुई है, यानी कि 4.6 अरब वर्ष पहले बन गए थे ग्रह, और उसके बहुत करोड़ों सालों के बाद, अरबों वर्षों के बाद महासागर बनते हैं। इसी में पता चलता है कि महासागर जो है वो पृथ्वी की उत्पत्ति के बहुत बाद में इनका विकास हो पाया। ओके, उसके बाद अगर बात करें तृतीय अवस्था की, यानी कि जलमंडल तो आ गए ना बीच में, अब देखिए कि वायुमंडल तो अब भी वैसा नहीं था। अब तृतीय अवस्था में हम बताएंगे कि अंत में वायुमंडल की संरचना को जीवमंडल के प्रकाश संश्लेषण के कारण संशोधित हो जाती है। इसमें उनकी मात्राएं वैसी हो जाती है जैसी मात्राएं आज देखते हैं, यानी कि उसमें ऑक्सीजन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वो कम हो जाती है। ये कब हुआ? ये सब कुछ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके कारण हुआ था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण हुआ था। तो 3 चरणों बताना है। पहले में हाइड्रोजन हीलियम पाई जाती थी, दूसरे में बता दो कि डीगैसिंग के कारण, गैस उत्सर्जन के कारण कुछ नई गैसें जो जलवाष्प आ जाते हैं, और उसके साथ साथ बारिश के कारण पानी भी आ जाता है। तीसरे में बताओगे कि जब जीवों की उत्पत्ति होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, तो इनकी मात्राएं, गैसों की मात्राएं संतुलित हो जाती है जैसे कि आज है। ठीक, तो ऐसे बनता है हमारा स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? फिर जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति की अगर बात करें तो ये जो प्रक्रिया थी ये पृथ्वी के विकास का अंतिम चरण था। निसंदेह शुरुआत में जो पृथ्वी थी, कोई डाउट नहीं है कि शुरुआत में पृथ्वी जो थी वो गैस का गोला थी, वीरान थी, चट्टानी थी, ना वायुमंडल था, ना ठीक से स्थल मंडल था, ना जल मंडल था, तो जीवन संभव नहीं था पहले चरण में। अब आधुनिक वैज्ञानिक क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि जो जीवन की उत्पत्ति है वो एक केमिकल प्रोसेस थी, जिससे कि जटिल जीव, जो कार्बनिक अणु जो थे वो बने, उनका समूहन हुआ, और ये एक ऐसा समूहन हुआ कि जो अपने आप को रिपीट करता है, जैसा आपने साइंस में पढ़ा है, जैसा इन मानव करते हैं, यानी कि वो खुद की कॉपी बनाने में सक्षम थे। ओके, जो खुद को पुनः बनाने में सक्षम था, और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व में जो बदलाव कर सकते थे। इससे जीवन की शुरुआत होती है। और 300 करोड़ वर्ष पहले जो भूगर्भिक शैलें पाई गई है, चट्टानें पाई गई है, उसमें जो शैवाल पाया गया, तो उससे ये पता चलता है कि बहुत पहले इसी तरीके से जीवन की उत्पत्ति हुई थी, जो कि रासायनिक प्रक्रिया के कारण हुई। और ये कल्पना की जाती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली ये जो शैवाल थी वो रही होगी, और लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी के ऊपर जीवन की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा माना जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर। इस चैप्टर में से क्या कुछ आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो मैं आपको बता दूं। द बिग बैंग कंसेप्ट है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, इसके साथ साथ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट अगर रहता है तो 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से रह सकते हैं। क्लियर? द्वितारक सिद्धांत जो हमारा है, बाइनरी थ्योरी है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। बाकी कब कहाँ पर क्या उत्पत्ति हुई वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। लाइट ईयर वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये सब कुछ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ग्रहों का निर्माण, तारों का निर्माण है, वो उसके बाद आता है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते रहेंगे। बाकी चैप्टर्स भी आपको जल्द ही अवेलेबल करवा देंगे। इस बुक को पहले कंप्लीट कर ले। बी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, क्योंकि उस बुक के सारे चैप्टर्स आपके लिए ईजी हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।